इनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगा के इन्हें सबको बंद कर देना चाहिए। और वो जो है वो थाली के बैंगन हैं, वो कभी इस तरफ कभी उस तरफ, वो किसी के नहीं है। अभी बहुत कुछ बनने वाला है, बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। जो कमियां रह गई हैं वो इस बार पूरी हो जाएंगी। और कमियां तो और पूरी होंगी। अभी थोड़ी सी तबाही और बाकी बची है। और अभी कुछ लोग जो है, अभी बीते दिनों पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है, उसमें मोहम्मद शमी जो बॉलर हैं उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया है। इसे किस तरीके से देखें? मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। मीडिया वॉइस 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का रुझान जान रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में किस किस सरकार बन सकती है। हम जगह जगह जाकर जनता का मूड जान रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जिला संभल में हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए AIMIM पार्टी से संभल से प्रत्याशी मुशीर तरीन साहब मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका मीडिया वॉइस। शुक्रिया, बहुत बहुत। सबसे पहले सवाल यही करेंगे कि जनता दूसरी पार्टियों को छोड़कर AIMIM में क्यों जाए और आपका क्या मैनिफेस्टो होगा? देखिए, यहाँ के लोकल मुद्दे हैं। मैं संभल की जहाँ तक बात करूँगा, 33 विधानसभा की, तो यहाँ पर जो है आम तरीके से जनता बहुत ही परेशान है। और जो यहाँ के लोकल नेता हैं, जो अभी तक यहाँ MLA या MP बनते चले आए हैं, यहाँ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो उन लोगों से यहाँ की जनता जो है संभल की, वो बहुत दुखी हुई है। और उसकी जो उन्होंने आशाएं लगाई हुई थी, जो उम्मीदें उनसे बांध रखी थी, उन उम्मीदों पे वो जो है खरे नहीं उतरे और उनको मायूस होना पड़ा। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए यहाँ की जो ज़रूरियात हैं उनको मुझे जो है प्रायोरिटी पे लेना है। और मैं कोशिश अपनी पूरी ये करूँगा कि जिस चीज़ की जनता को ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी उस जनता में शामिल हूँ, मुझे मालूम है कि जनता को यहाँ की किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, मैं इंशाल्लाह उस चीज़ों में सबसे पहली जो ज़रूरत है वो जनता को पढ़ाई की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। तो मैं एजुकेशन के ऊपर सबसे पहले नंबर पे काम करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद फिर जो है हेल्थ आती है। हेल्थ के ऊपर जो है मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हेल्थ के ऊपर काम करूं। और जो हमारा मेन मकसद है गरीब लोगों को सहायता पहुंचाने का, वो हेल्थ के ज़रिए जो है गरीबों को सहायता पहुंचे और एजुकेशन के ज़रिए पहुंचे। ऑटोमेटिकली लोग जो हैं रोज़गार से जुड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब के संभल में ही, आपके संभल में 2 दौरे हो चुके हैं। 2 दौरे होने के बाद भीड़ भी लगातार आपकी सभाओं में आ रही है। जगह जगह जाकर भावी सभाएं जो कर रहे हैं, वो वोट, आपके जो भीड़ होगी वोट में तब्दील हो पाएगी? क्यों नहीं होगी? देखिए, आप पिछली बार भी जो प्रोग्राम हुए थे तो वो उसमें लोगों ने हक अदा किया और लोगों ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया और पूरी तरीके से वोट दिया। वरना पार्टी को 61,000 वोट कहाँ से मिलते, कैसे मिल गए? तो जाहिर सी बात है कि खाली जनता, संभल में जो जनता है वो दिखाने के लिए नहीं आती, बल्कि वो सपोर्ट करने के लिए आती है। कहा जा रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा वो ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएगा, चाहे वो सपा का हो या और किसी। देखिए, पहले तो ऐसा कोई विकल्प सामने नहीं था। अब जो है, अब नया चेहरे के रूप में एक नया विकल्प जनता को मिल रहा है। और जो पिछला वोट था, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो वोट काफ़ी तादाद में बढ़ के, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि एक रिकॉर्ड कायम होगा, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ जो है वो जीत हासिल होगी और हम जो है इंशाल्लाह 1 लाख से ज़्यादा वोट जो है वो हमें मिलेंगे। 1 लाख वोट आपको मिलेंगे। सर, अगर बात करें देश की, तो इस वक्त त्रिपुरा में जो घटनाएं चल रही हैं उसको लेकर, चाहे वो कांग्रेस हो या AIMIM हो, वो राहुल गांधी का भी बयान आता है त्रिपुरा घटना को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी भी सभाओं में बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जो पार्टियां हैं वो इस घटना पर खामोश इख्तियारी करे हुए है। इसे किस तरीके से? देखिए, दूसरी पार्टियां जो हैं वो सेकुलर बनती हैं, लेकिन वो सेकुलर हैं नहीं। उनके दिल में चोर है। वो ऐसी बातों को हमेशा नेगलेक्ट करते हैं। ऐसे मामले में जब कभी कोई आपदा आकर पड़ती है, जब कभी कोई मुसीबत जनता के ऊपर आकर पड़ती है, तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी ही बोलते हैं। दूसरा कोई और बोलने की हिम्मत नहीं रखता। और इसके अलावा आज कांग्रेस बोली है, तो कांग्रेस भी इतना टाइम निकालने के बाद में बोले हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, अच्छा हुआ आए।
हमें दूसरे लोगों से उम्मीद भी नहीं है कि वो आगे चल के बोलेंगे। और वो लोग जो हैं, वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर बनती हैं, उनसे हमें मालूम है पहले से ही कि वो किसी भी सूरत में वो नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने की हकदार हैं और मुसलमानों का वोट लेकर उनको हमेशा उन्होंने छला है, उनके साथ धोखा दिया है। आज भी वो यही काम कर रही हैं। 27 अक्टूबर बहुत अहम दिन माना जा रहा था, चाहे वो आपका सपा के लिए हो या ओम प्रकाश राजभर सुभाष सपा के लिए हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए हो। 27 अक्टूबर निकल गया। असदुद्दीन ओवैसी मुजफ्फरनगर में सभा करते हैं और ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव मऊ में सभा करते हैं। अलग अलग सभाएं होती हैं। गठबंधन को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी उसे किस तरीके से देखते हैं? एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के साथ चले गए हैं और असदुद्दीन ओवैसी एक बार उनके हाथ में कुछ नहीं है। इसे किस तरीके से देखते हैं? इसका नुकसान होगा उन्हें? देखिए, वो अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। उनको जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आके एमआईएम में वो शामिल हुए। शामिल होने के बाद में उन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाई और वो जो है वो थाली के बैंगन हैं, वो कभी इस तरफ कभी उस तरफ, वो किसी के नहीं हैं। तो हमें उम्मीद यह है कि वो अभी इसी तरह से मोल भाव करते रहेंगे और अभी कुछ लोग खुशफहमी में है कि वो उनके साथ हैं, वो किसी के साथ नहीं है। वो अभी पता नहीं कितनी पार्टियां और बदलेंगे और फैसले लेंगे वो। फैसले क्या होगा। हाँ, लेकिन कहा ही जा रहा है कि जब अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ नहीं आए, सपा के साथ चले गए तो अंगूर खट्टे। नहीं, क्या बीजेपी के साथ नहीं थे वो? इससे पहले बीजेपी के साथ नहीं थे तो वो हमारे साथ भी थे, वो बीजेपी के साथ भी थे, वो उसके उनके सपा में भी आए वो। तो वो जो है पाले बदलते रहते हैं और अभी और पाले बदलेंगे। ओवैसी साहब का क्या रुख होने वाला है इस बार 2022 चुनाव में? वो शिवपाल यादव के साथ भी सभा वो कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी मीटिंग चल रही है उनकी लगातार। तो इन दोनों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या सपा के साथ जाएंगे? क्या होने वाला है? नहीं, देखिए, अब ये तो पार्टी का अपना फैसला है। जो हमारे हाईकमान हैं वो अपना फैसला लेंगे। वो अंदरूनी बात चल रही है तो किसी ना किसी से जो है वो जिनसे भी होगा वो वक्त बताएगा। और अभी इलेक्शन कितने रुख लेगा, कितनी करवटें लेगा, ये आपको वक्त बताएगा। और बहुत सारे जो समीकरण हैं वो बनेंगे बिगड़ेंगे। अभी बहुत कुछ बनने वाला है, बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में अमित शाह की एंट्री एक बार हो गई है फिर से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आकर उन्होंने लोगों को संबोधित किया है। वहां पर जाने के बाद उनका कहना है कि 2.5 करोड़ जो लोग हमारी पार्टी में अभी शामिल हैं और लोगों को जोड़ना है, 4 करोड़ लोगों को जोड़ने का उन्होंने बात कही है। इससे असर पड़ने वाला है। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना देंगे इस बार। बहुत बड़ा, आप तो देख रहे हैं कितना अच्छा नंबर 1 बन गया। पेट्रोल जो है वो कुछ सूबों में जो है वो 120 रुपये हो गया। हमारे यहाँ पर जो है वो 100 को पार कर गया। वो भी लगभग 108 रुपये का रेट है। तो आप ये बताइए कि नंबर 1 क्या, नंबर इससे भी बढ़ के नंबर होंगे। यूँ कि अब जो है अब पब्लिक इतना परेशान है और अब शायद मेरे ख्याल से अब जीना जो है उसका दूभर हो गया। और किस तरीके से अब पब्लिक ये सोच रही है कि हम कैसे जिएंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा हमारे साथ में। अभी लोग भौचक्का हैं, सकते में हैं कि हो क्या रहा है। आप देखिए दालों का रेट क्या हो गया, आप देखिए खाने के तेल का रेट क्या हो गया। हर चीज़ के ऊपर दुगने तिगने रेट। आप रोज़मर्रा का इस्तेमाल होने वाली चीज़ गैस है, गैस को देखिए आप क्या हालात बन गए। गैस जो है वो किस तरीके से यूज़ करें लोग, खाना बनाना लोग भूल रहे हैं। उनके किचन का जो बजट था वो बजट सारा का सारा फेल हो गया। तो नंबर 1 तो ये हो ही गया। इस तरीके से नंबर 1 होगा। देश के प्रधानमंत्री ने सभा में कहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। गृह मंत्री कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना देंगे। जो कमियां रह गई हैं वो इस बार पूरी हो जाएंगी। और कमियां तो और पूरी होंगी। अभी थोड़ी सी तबाही और बाकी बची है और अभी कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा खा पी रहे हैं। हमें उम्मीद यह है कि अगर कुछ दिन और इनकी इसी सूरत से जो इनका काम चल रहा है, जिस तरीके से ये महंगाई के ऊपर महंगाई की मार एक गरीब आदमी के ऊपर पड़ती चली जा रही है, बहुत जल्दी वो दिन आ जाएंगे कि हम लोगों को खाना भी मैसर नहीं होगा, लोग भूखे मरने शुरू हो जाएंगे। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM पार्टी अभी तक किसी के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। अब वो चुनाव अकेले लड़ते हैं तो वो सपा का वोट काटेंगे, चाहे वो BSP का वोट काटेंगे या कांग्रेस का वोट काटेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जब ये 3 वोट काटेंगे तो सीधा फायदा BJP को होगा। दूसरी किसी पार्टी से फायदा नहीं होगा।
ओवैसी साहब ही वोट काटेंगे, शिवपाल यादव हैं, दूसरी और कितनी पार्टियां, नई नई पार्टियां हैं, वो सारी की सारी उनमें से किसी ने वोट नहीं काटा। देखिए, जब पहली बार कोई खड़ा होता है तो वो 100% वोट काटेगा, लेकिन उनको कभी वोट कट हुआ किसी ने नहीं कहा। एक अकेले आदमी, यूँ का मुस्लिम पार्टी है ना, मुस्लिम पार्टी को देखते हुए हर आदमी की नज़र जो है वो इस चीज़ के ऊपर चलती है कि ये कमज़ोर हैं, इन्हीं को कह दो बस कि ये जो है वोट कटवा हैं। जबकि दूसरी पार्टियां हमेशा से वोट काटती चली आई हैं, उनके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला जो है वो नहीं है। चलिए, अभी बीते दिनों पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है, उसमें मोहम्मद शमी जो बॉलर हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया है, इसे किस तरीके से देखें? ये घटिया मेंटेलिटी की बात है। ये ऐसी सोच जनता की बना दी इस गवर्नमेंट ने कि लोग जो हैं वो अब उन्हें कोई ना कोई इन्हें पार्टियों को बहाना चाहिए किसी ना किसी ढंग से। ये चाहते हैं कि देश का माहौल बदले, देश का माहौल बिगड़े, और ऐसे लोग मैं समझता हूं कि वो सबसे बड़े देश को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ऐसे ही लोगों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे कायम होने चाहिए जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी सोच वाले लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें नकार दें और उन्हें इस तरीके की सज़ा दें जो एक भयंकर सज़ा होती है, और इनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगा के इन्हें सबको बंद कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ संभल से AIMIM के भावी प्रत्याशी मुशीर तरीन खां साहब थे, जिन्होंने अपनी बात रखी है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या रुख रहने वाला है और कितनी सीटें जीत सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।